वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। मुल्ला साहब ने कहा कि फैज़ के 2 इश्क हैं, जनाब उनके 3 इश्क हैं। इसी तरह अजय कुमार सिंह साहब के भी 3 इश्क हैं। तीसरा इश्क जो है वो स्पिरिचुअलिटी है, इसके बारे में आप बोलना भूल गए थे। तो बहरहाल इनके 3 इश्क हैं और तीनों के साथ उसके जो तकाज़े हैं वो उसको पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं। अजय कुमार सिंह साहब हिंदी में कविताएं लिखते हैं और उनकी, जैसा कि आज़म शाह ने कहा, उनकी कविताओं की किताबें प्रकाशित हुई हैं। वो 3 ज़ुबानें जानते हैं, हिंदी, अंग्रेज़ी और कन्नड़। इसीलिए वो एक बहुत अच्छे ट्रांसलेटर भी हैं और उन्होंने कई कन्नड़ा शायरों की कन्नड़ा नज़्मों का हिंदी में तर्जुमा किया है। खासतौर से गोपाल कृष्णा अडिगा की नज़्मों का मैंने हिंदी में तर्जुमा किया है। दूसरी बातें आज़म शाह और मुल्ला साहब ने बताई हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही आज के सेल्फ प्रोटेक्शन कल्चर के दौर में वो एक बहुत ही खामोश और अलग थलग रहने वाले इंसान हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खूबी है। मैं उनसे बहुत ही मुअद्दिबाना दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और हिंदी अदब का सफ़र और असली मंजरनामा इस मौजू पर अपना खुतबा पेश करें। डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब। मैं कहना चाहूँगा कि मैंने महसूस किया है, इस बात को मैंने भी कहा है कि अदब ने मेरी रीढ़ की हड्डी को बनाए रखा। क्या बात ये मैं तब भी इस बात को समझता था और आज भी मुझे लगता है कि अदब के बिना और विशेष रूप से उसमें भी शायरी, शायद मेरी रीढ़ की हड्डी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि बनी गई। शुक्रिया मुल्ला साहब, आपने कहा। दूसरा ये कि मुल्ला साहब ने 2 इश्क बताए और लंसा साहब ने 3। अगर मेरी वाइफ सुनेगी तो नाराजी हो सकती है। अगर आपने देखा हो तो मुझसे कहा गया है हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट सिनेरियो, एकदम मेगाटन सब्जेक्ट है। और मुझे ये भी कहा गया था कि 30 मिनट में बोलूं। तो ये एक तरह से गागर में सागर भरने से भी कठिन काम है। तो वो काबिलियत मुझ में नहीं है, लेकिन ये है कि सरसरी तौर पर, मोटे तौर पर कुछ 2-4 बातें मैं कहना चाहूँ। और उससे पहले मेरी गुजारिश साहब से ये है कि आप जरा देख लीजिए, 30 मिनट जैसे ही हो आप मुझे बताएं। तो 30 नहीं तो कम से कम 40 मिनट में तो खत्म कर ही दूंगा। क्योंकि ऐसा है जिससे ज्यादा बोलना भी कोई फायदा नहीं। ये एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, ये साबित हो चुका है कि 40 या 45 मिनट से ज्यादा अगर कोई बात कही जाती है उसके बाद कोई सुनता नहीं। वो सुनते भी हैं तो समझ में नहीं आते, तो रजिस्टर नहीं होती। तो इसलिए 30 मिनट बाद मुझे बता दीजिए। तो हिंदी भाषा के बारे में अगर कहना चाहें सबसे पहले मोटे तौर पर, तो 1500 ईस्वी पूर्व, 1500 years before Christ's birth, उस समय से लेकर लगभग 500 ईस्वी पूर्व तक इसको ऋग्वेदिक काल कहा जा सकता है। ऋग्वेद को हमारे लोग दुनिया की सबसे पहली किताब मानते हैं। वो सही हो गलत नहीं है, बहुत पुरानी किताब है। और इस समय में, इस लगभग 1000 साल में संस्कृत भाषा एक व्याकरणिक और साहित्यिक लिटरेरी लैंग्वेज के रूप में स्थापित होती है इस बीच में। लेकिन
ये बोलचाल की भाषा ऐसा समझा जाता है कि नहीं थी। ये साहित्य लिटरेचर की भाषा जरूर थी, अदब की भाषा थी, लेकिन बोलचाल की भाषा नहीं थी। लेकिन इसके साथ साथ बोलचाल की भाषा का उपयोग और विकास होता रहा और बोलचाल की भाषा और संस्कृत को मिला के एक नई भाषा सामने आई, कह सकते हैं 500 वर्ष पूर्व, ईसा से 500 वर्ष पूर्व, जिसको पाली कहा गया। अगर आपको ध्यान हो कि बुद्धा ने पाली भाषा में ही अपने उपदेश दिए थे और बौद्ध लिटरेचर जो अदब है वो सारा पाली भाषा ही है। और अशोक सम्राट अशोक के जो शिलालेख हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सारे इसी भाषा में। लेकिन ऐसा हुआ कि ये भाषा भी व्याकरण के युग में आ गई, पाली भाषा, और बोलचाल की भाषा से दूर हो गई, तो उसमें कुछ और बदलाव आए और लगभग ईसा की जन्म के आसपास एक नई भाषा सामने आई जिसको प्राकृत कहा गया। इस प्राकृत संस्कृत भी थी और बोलचाल की। इसके प्राकृत के अनेक रूप हुए। इसकी जो पश्चिमी वेस्टर्न साइड थी, जैसे कि, और ये सब बातें हो रही थी उत्तर भारत जब, तो पश्चिमी भाषा को शौरसेनी प्राकृत कहा गया। ये दिल्ली मेरठ के आसपास की भाषा थी। और पूर्वी जो इसका रूप था वो उसको मागधी शौरसेनी कहा गया, तो मागधी प्राकृत कहा गया, जो पटना बिहार के आसपास थी। महाराष्ट्री इसका एक रूप और था, और भी कई एक रूप थे इसके। लेकिन ऐसा भी होने लगा कि हालांकि संस्कृत में अभी साहित्य संस्कृत में लिखा जा रहा था, लेकिन ये भाषाएं अपना अलग से इनका चलन हो रहा था। और प्राकृत को साहित्य में भी थोड़ी जगह मिलने लगी। जैसे संस्कृत के नाटकों में जो मुख्य पात्र होते हैं, राजा रानी और प्रिंस प्रिंसेस वगैरह, वो संस्कृत बोलते हैं, और जो दासियां होती हैं और जो काम करने वाले होते हैं वो प्राकृत की भाषा बोलते हैं। लेकिन ये भाषा भी वैयाकरण, मतलब जो व्याकरण को क्या कहते हैं, ग्रामर, तो ग्रामेरियन के चंगुल में आ गई ये भाषा। तो वहां से फिर से इसमें ठहराव आ गया। और लेकिन जो बोलचाल की भाषा चलती रही उसको नाम दिया गया अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा। तो असल में जो लोग बोलते थे उसको बिगड़ी हुई भाषा नाम दे दिया गया, अपभ्रंश हुआ उसका नाम। जी, तो ये जो है अपभ्रंश का समय जो है लगभग 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें साहित्य रचना वगैरह सब होने लगा। इसमें एक देखने वाली बात यह है कि जब जब भाषा साहित्य की और व्याकरण की हुई तो उसमें ठहराव आया और कोई नई बात उसमें से लोगों ने नई बात निकाली हर बार, और उसमें इसी को मार्ग और देसी का अंतर भी कहा जा सकता है। आगे चलकर बोलचाल की और भी नई भाषाएं हुई। शौरसेनी से हिंदी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती ये भाषाएं हुई। महाराष्ट्री से मराठी हुई, मागधी से बिहारी, बांग्ला, असमिया आदि भाषाएं ये बोलचाल की भाषाएं हुई। तो इस वक्त 10वीं और 11वीं शताब्दी के आसपास हिंदी के कई सारे रूप थे, कई बोलियां थी। खड़ी बोली ये रामपुर, बिजनौर, मेरठ के आसपास बोली जाती थी। ब्रिज भाषा आगरा, मथुरा, अलीगढ़ इत्यादि के आसपास की भाषा। अवधी, लखनऊ, अयोध्या, बनारस के आसपास की भाषा। बघेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, जौनपुर, सुल्तानपुर वगैरह जो आज के हैं वहाँ की भाषा। मैथिली, ये सब जो है भाषाएं भी प्रचलन में आ गई। और इन सबको इसके बाद जो जिसे खड़ी बोली कहा जाता है उसी को असली हिंदी, जिसे आजकल की साहित्यिक भाषा कहते हैं, वो उसका रूप ये है। और हालांकि और भाषाओं में उनमें साहित्य है, जैसे ब्रिज का साहित्य है, अवधी का है, भोजपुरी का अलग है, मैथिली का अलग है, लेकिन सबको हिंदी साहित्य में ही शामिल मान लिया जाता है। तो ये एक जो है मोटी मोटी बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास आजकल की हिंदी हम जिसे कहते हैं वो लगभग उसका रूप बनने लगा। तो
लेकिन 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक जो समय रहा 400 साल का, इसको वीर गाथा काल कहा जा सकता है, कहा जाता है। वीर गाथा मतलब हीरोज के बारे में जो है बड़ी बड़ी कविताएं शायरी की जाती थी, महाकाव्य लिखे जाते थे। और आप ध्यान दें कि उसमें नष्ट तो मतलब ना के बराबर थी, अदब का मतलब शायरी। और इस वीर गाथा काल में पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के राजा थे, उनके बारे में चंद्रबरताई की लिखी हुई परमार रासो, ये जगनिक आलखंड जो है वो आज भी मशहूर है, उनका लिखा हुआ। इसमें वीर रस और शौर्यगान, ब्रेवरी की डिस्क्रिप्शंस बहुत ज्यादा हुआ करती थी। युद्ध चित्रण, लड़ाइयों के जो है विवरण ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन साथ साथ ही जैन तथा नाथ सिद्धों की धार्मिक ग्रंथ भी थे इन दिनों, वो भी साथ साथ में लिखे जा रहे थे। और विशलदेव रासो उसी समय के ग्रंथ है जो कि श्रृंगार प्रधान है, लव एंड ब्यूटी के बारे में है, वो भी थी। गोरखनाथ के इस वक्त तक देखिए मुसलमानों का और इस्लाम का आगमन हो चुका था हिंदुस्तान में, तो वो भी एक क्या कहना चाहिए मिलावट हो रही थी, आपस में मिल रही थी। तो गोरखनाथ के शिष्य का दोहा जो है वो सामने आता है, जो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान खुदाई के बंदे, हिंदू मुसलमान खुदाई के बंदे, हम जोगी न कोई किसी के छंदे। हम किसी के कहम नहीं पड़ते, हम तो योगी लोग हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान हैं सब बंदे, एक ही खुदा के बंदे हैं। और उन्होंने, गोरखनाथ के शिष्य ने हिंदू और मुसलमानों को और उनकी अदब को एक ही पेड़ की दो शाखें मानी। ये उस वक्त की बात है, 11वीं शताब्दी के आसपास। इसी समय में 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास जो आजकल का एटा जिला है, वहाँ पे मीर खुसरो, अब्दुल फजल का नाम था, जो मीर खुसरो के नाम से मशहूर है, 12वीं 13वीं शताब्दी में उन्होंने भी जन साहित्य में का रचनाएं की, बहुत पॉपुलर थे वो उनको। और उन्होंने कव्वाली वगैरह का भी चलन उन्हीं के समय से हुआ है। एक जो है बहुत मशहूर, शायद आज गाया भी जाए, जिहाद मिस्किन मकुम तकाफु, बुराए ने ना बनाए बतियां, किताब हिज्जा नदार में मां नले काहे लगाए छतियां। तो आधा फारसी में और आधा ब्रिज भाषा में। तो इस तरह का मीर खुसरो साहब ने हिंदी को बहुत पॉपुलर किया, इनको हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है और बहुत उन्होंने हिंदी को पॉपुलर भी किया। इनकी कव्वाली बहुत मशहूर, आपको सुनो, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे मोहने ना, ये भोज क्या कहने ब्रिज भाषा की कव्वाली आपको उसमें दिखाई देती। इसके बाद लगभग 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी, 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक की जो समय है उसको भक्ति काल माना गया। भक्ति मतलब डिवोशन। तो ऐसी बात नहीं कि भक्ति के अलावा और कुछ नहीं हो रहा हो, लेकिन ये डोमिनेंट जो ट्रेंड होते हैं उन्हीं के नाम पे किसी का नाम दे दिया जाता है। और भी विषय थे। भक्ति के बारे में कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, कि द्राविड़ दक्षिण में इसकी उपज हुई। अलवार, भटियार और अलवार जो तमिलनाडु के भक्त थे, वहाँ से ये नॉर्थ उत्तर भारत में आई, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सूफी और ईसाइयत के असर से ये भक्ति प्रभाव जो है पैदा हुई भक्ति। कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि उस समय जो हमारी हारें हो रही थी, जो सल्तनत बन रही थी, तो उससे एक डिप्रेशन सा आ गया था हिंदू समाज में। तो उस डिप्रेशन का जो है एक रिएक्शन ये हुआ कि भक्ति की तरफ लोग चले गए। ये भी हो सकता है इनमें कोई बात सही हो, कोई गलत हो सकता है तीनों शामिल हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि भक्ति तो ऋग्वेद में भी वैदिक काल से ही चली आ रही है। और उसमें गीता में तो गीता का अध्याय 16 उसका नाम ही है भक्ति योग। तो इसलिए भक्ति का पुराना है, तो ये सिलसिला पुराना है।
लेकिन इस समय में ये बाहर बढ़कर आया और बहुत लोग कवि हुए और बहुत जो है रचनाएं हुई, बहुत लोगों ने लिखा और विविधता थी, लॉट ऑफ वैरायटी इसमें इस टाइम में हुई है। इसको भक्ति काल के कवियों को और इसके जो मेन ट्रेंड्स हैं उनको कई तरह से बांटा गया। एक तो ये कि सगुण और निर्गुण के नाम में, सगुण जिनका विश्वास इन द गॉड, दे थॉट दैट गॉड वाज विद एट्रीब्यूट्स। कुछ लोग माना कि गॉड इज विदाउट एट्रीब्यूट्स, जो विदाउट एट्रीब्यूट्स निर्गुण हुए और एट्रीब्यूट्स के साथ सगुण हुए। इस आधार पर लोगों को बांटा गया, सादा अदब को, शायरी को और कवियों को भी, शायरों को। साकार और निराकार, गॉड विद फॉर्म, गॉड विदाउट फॉर्म, इसके आधार पर बांटा गया। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, जिसमें ज्ञान का ज्यादा रैशनैलिटी ज्यादा है या भक्ति ज्यादा है, प्रेम ज्यादा है, उसके नाम पे बांटा गया। कुछ लोग राम भक्त हैं या कृष्ण भक्त हैं, इसके नाम पे बांटा गया। लेकिन ये है कि हाँ, ये बात ठीक है, लोग थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा बात ऐसी है भी नहीं कि जो ज्ञानाश्रयी है वो उसमें प्रेम नहीं है, ऐसा नहीं। अब जैसे कवि को ज्ञानाश्रयी शाखा को माना जाता है। उन्होंने कहा भी है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, भूखन दे, क्या है ऐसा है, वो कहते हैं कि हस्ती ज्ञान के हाथी पे अपना गलीचा डाल के बैठ जाइए। और जो लोग जो कहते हैं उसे चिंता मत करिए, वो तो दे आर लाइक डॉग्स बार्किंग व्हेन ए एलिफेंट वॉक्स। तो ज्ञान का इतना, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा उन्होंने कि पोथी पढ़े पढ़े जगनुआ पंडित भयान होय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। तो प्रेम की बात है, और प्रेम का तो मैं शायरी का दोहा और भी आगे बताऊं उनका। संत कबीरदास, गुरु नानक जी, मलिक मोहम्मद जायसी, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, ये इस टाइम के बड़े बड़े कवि लोग, शायर। तुलसीदास आप जानते ही बताएं, रामचरितमानस उनका बहुत ही मशहूर, बल्कि उत्तर भारत में तो रामायण का मतलब रामचरितमानस ये है। और लेकिन उनकी कविता बनी, और आपको शायद कुछ लोगों को मालूम हो कि उनको हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी का लिखा हुआ है। उनको एक बार फोड़ा हो गया था, वो ठीक नहीं हो रहा था, तो किसी ने सलाह दी कि आप हनुमान जी का, आप जो है केवल राम भक्ति करते रहते हैं, हनुमान जी के बारे में कुछ लिखिए तो आपका फोड़ा ठीक होगा। तो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा और कहा जाता है उनका फोड़ा भी ठीक हो गया। तो ये भी उन्होंने लिखा है। और जैसे उनको भी राम भक्त और सगुण धारा का माना जाता है, और साकार, राम का साकार रूप मानते थे, फॉर्म। लेकिन उनका भी एक लाइन मुझे अक्सर याद आती है, और इतनी सुंदर लाइन है कि फूले कमल सो है सब ऐसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय। कि एक तालाब में कमल का फूल खिल रहा है, मानो कि गॉड विदाउट फॉर्म हैज टेकन फॉर्म, ऐसे करके उन्होंने बोला है। तो ये सब चीजें मिली जुली थी। मलिक मोहम्मद जायसी ये रायबरेली के रहने वाले थे, और पद्मावत का आपने नाम सुना होगा, वो फिल्म के नाम से ज़्यादा मशहूर हो गया, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम उस पद्मावत में इस पद्मावत में कितना मेल है, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन पद्मावत में बहुत मशहूर अवधी भाषा में लिखते थे, तुलसीदास जी भी अवधी भाषा में लिखते थे। राजा रतन सेन और पद्मावती के लौकिक प्रेम से, वर्ल्डली लव से अलौकिक प्रेम की कथा है ये पद्मावत। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी तक का सफर जो है वो इसमें तय किया जाता है। लेकिन उनका एक देखिए, पद्मावत में एक दोहा आता है अवधि में, पियसो कहो संदेशवा हे भौरा हे काग, सो धन बिरहे जरि मुनि, तो ताहत धुआं हम लाग। कि कौआ, क्रो और घोड़ा से नायिका हीरोइन कह रही है कि मेरे लवर से जाके कहो, मेरे प्रीतम से जाके कहो कि वो जो जिससे आप
प्रेम करते थे, मोहब्बत करते थे, वो तो जलकर विरह में, विरह मतलब जी उसमें जल के मर गई, और उसका जो धुआं हुआ वो हम लोगों को लग गया, और उसी से हम काले हो गए, उसी से हम काले हो गए। ये देखिए इस तरह की बात मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। मीरा ने अपनी भाषा में लिखा है, लेकिन राजस्थानी की बोलियाँ भी है। और एक पद मीरा का मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, हरि तुम हरो जन की पीर। उनको कृष्ण भक्त माना जाता था, लेकिन वो क्या कह रही है, वो ये नहीं कह रही मेरा मेरे लिए ये करो वो करो। हरि, हरि मतलब भगवान, तुम हरो जन की पीर, जन मतलब लोगों को जो तकलीफें हैं उनको दूर करो। ये मीरा जो है भक्त कह रही है। और एक और उनका पद आप लोगों ने सुना होगा, सुलक्ष्मी बहुत अच्छी तरह उसको गाया है। सुनी हम हर आवन की आवाज, I heard the voice of the Hari, the God coming. And then she describes how the whole earth is flowering, blooming, जिसको बाद में एक्सप्रेशनिज्म कहा गया है, उसका आपको दोहा में इस पद में उदाहरण मिल सकता है। कबीर जो है वो सबसे निराले इन लोगों में, और अगर किसी आदमी पर फक्कड़ शब्द लागू होता है तो कबीर पर पूरी तरह से, और मुझे बहुत पसंद है। और जैसा मैंने कहा, हस्ती चढ़ के ज्ञान को कहे, मोती पढ़ पढ़ जग कहे। एक देखिए दुआ सुनिए, प्रियतम को पतियां लिखूं जो कहूं होए विदेश, I'll write a letter to my beloved if he is somewhere else. तन में नन में नैन में, तन में मन में नयन में, तिनको कहाँ संदेश। But my beloved is in me, in my body, in my mind, in my eyes. What letter can I send here? देखिए कितना अद्भुत तरह का दोहा उन्होंने लिखा है। नैनों की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकटार के पी को लिया है। इस तरह के जो हैं, कबीर अपने को राम भक्त कहते हैं। कबीर पूता राम का जित खींचे तित जाऊं। तो मैं तो राम का कुत्ता हूँ, जिधर खींचते उधर जाता हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी बहुत स्पष्ट कर दिया है, साफ साफ कह दिया है कि मेरा राम दशरथ के घर नहीं आया था। मेरा राम वो क्या कहना चाहिए, कछुआ और मछली वगैरह बन के अवतरित नहीं हुआ था। मेरा राम, उनका राम जो है असल में अगर आप पढ़ें तो जानेंगे कि उनके राम जो है वो एक तरह से दैट फॉर्मलेस कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशन एंड सस्टेनेंस। तो उन्होंने उसको राम करके एक नाम दे दिया। तो उन्होंने राम, इन्होंने बहुत नाम दिया। उन्होंने तो कहा भी हमारे हर राम रहीम करीमा, कि मेरे भगवान का नाम राम है, रहीम है और करीम है। सब नाम उन्होंने बहुत सारे नाम दे डाले। काबा फिर काशी भया, रामायण भया रहीम। देखिए कैसी बात, काबा फिर काशी भया, रामायण भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। कि जो काबा है वही काशी है, और जो राम है वही रहीम है। जब मोटापन होता है, समझ जब मोटी होती है तब वो अलग अलग दिखाई देते हैं, और मोट चून मैदा भया, जब नफासत आती है तो वो सब एक ही देखते हैं। ऐसी बात है। उन्होंने एक जगह और भी कहा है, हर ने अपना आप दिखाया, हर ने नफीस कल दिखलाया। कि जब ये सब रिफाइनमेंट की बात है, ये सब रिफाइनमेंट की बात है, तो इस तरह से खालिक खलिक खलिक में खालिक सब घट रहे और समाई, ये है उनका बात। खालिक खलिक खलिक में खालिक सब घट रहे और समाई। और लेकिन जो है इंटीग्रिटी, बहुत ईमानदार जो है, उनकी बहुत ईमानदारी ऐसी जिसमें कहीं कोई कंप्रोमाइज का जगह नहीं, बिल्कुल जगह नहीं, ऐसा है। काजी किताबें खोलता देता नसीहत, और काजी किताबें खोलता देता नसीहत, और वो महरम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या। जोगी दिगंबर से बड़ा कपड़ा लगे जंगलात से,
जोगी दिगंबर सेवड़ा कपड़ा रहे रंग लाल से, वाकिफ नहीं उस रंग से जोगी हुआ तो क्या। ये अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियार क्या गजल है। तो इस तरह से कबीर जो है बहुत ही इतने अच्छे शायर, और उनको उनकी भाषा जैसे कहा कि अवधी और ब्रज भाषा का ज्यादा उपयोग होता था उस जमाने में, लेकिन इन्होंने हर तरह की भाषा, जो पंजाबी है, राजस्थानी है, भोजपुरी है, मैथिली है, सब कुछ है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको भाषा का डिक्टेटर कहा। ये भाषा के डिक्टेटर हैं, और भाषा से जब काम चले, मतलब मामूली रूप से काम चल जाए तो ठीक है, नहीं तो दरेरा देके काम करवाते हैं भाषा से, ऐसा इनके बारे में। लेकिन मुझे अब्दुल रहीम खान का नाम भी बहुत पसंद है, इसी जमाने में लिखा रहीमन देख बड़े को लग्न दीजिए डाल, जहां काम आवे सुई कहा करे मैं अक्सर पुलिस डिपार्टमेंट स्टाफ इसको लोगों से कहा करता था कि रहीमन देख बड़े को लग्न, बड़े आदमियों को देखकर छोटों को मत भूल जाइए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। तो जो काम कांस्टेबल कर सकता है वो काम एसपी साहब नहीं कर सकते, कप्तान साहब। तो रहीम साहब, वो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए उबरे मोती मानस पूछो। तो ये देखिए शायरी, गजब की शायरी। लेकिन यह कहा जा सकता है कि इस जमाने के ज्यादातर ये शायर होंगे तो राजनीतिक उथल-पुथल इस जमाने में हो रही थी जब 17वीं शताब्दी तक, इससे लगभग कटे हुए से कोई उनसे ज्यादा सरोकार उनका मतलब है नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी भक्ति आंदोलन एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था, और इसकी धमक जो है आजकल की आज तक है, और लोग जो है इसके बारे में आज तक लिख रहे हैं और खोज कर रहे हैं, ऐसा है। 7वीं सदी से लेके 1857 तक का जो समय है इसको रीत काल कहा गया है। रीत का मतलब स्टाइल। इस जमाने में जो शायरी हो रही थी उसमें स्टाइल इंपॉर्टेंट है। स्टाइल मीन्स हाउ टू से थिंग्स, अलंकार, छंद और इन चीजों को, रस अलंकार, छंद, चप्पे, सवैया, कविल, इसमें ज्यादा ध्यान था। व्हाट इज बीइंग सेड वो जरा कम इंपॉर्टेंट था। तो इसमें लोगों ने ज्यादातर श्रृंगार, ब्यूटी एंड लव के बारे में ज्यादा लिखा। नायिका भेद, कितने तरह की हीरोइंस होती हैं, बहुत किताबें लिखी, बहुत किताबें लिखी, कितने तरह की। नक्शिक वर्णन, मतलब उनकी पैर के नाखून से लेके सिर के बालों तक की सुंदरता को कैसे कैसे कहा जाए, बहुत किताबें लिखी, लक्षण ग्रंथ लिखे। इस तरह की चीजें ज्यादा लिखी जा रही थी। लेकिन कुछ ब्रज भाषा में हो रहा था, उसको ब्रज भाषा में हो रहा था। बिहारी, केशवदास, भिखारीदास, मध्यराम, भूषण, ये लोग इस काल के अच्छे कवि माने जाते हैं। बिहारी जो है उनके लिए कहा जाता है कि वो कागज में सारे भर देते थे, दोहा लिखते थे। उदाहरण देता हूँ, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भवन से देन कहे लट जाए। कि कृष्ण जी से बात करने के लिए गोपिका ने उनकी मुरली छुपा ली कि ढूंढते ढूंढते हमसे पूछे के बात करेंगे। तो हुआ भी ऐसा, उन्होंने पूछा, जब पूछा तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ कर तुझका तुम्हारे कसम मैंने नहीं ली, न मुझे मालूम, तुम्हारी कसम मुझे नहीं मालूम कहाँ है, कसम खा ली उसने। लेकिन कसम खाते खाते भौं भौं में हंस रही है वो, मतलब ये जाहिर होगा कर देना चाहते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, समझे। तो वो समझ में झूठ बोलते, उन्होंने कहा कि नहीं यार दे दो, तो बोली देते हैं। सौम्र कहे देन कहे, कहा देते हैं। जब उन्होंने कहा दो, तो बोले हमारे पास कहाँ है। तो इस तरह की बात देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भुवन से देन कहे।
एक और उनका दोहा आपके पेश करता हूँ। क्या है? जियत मरत कहाँ अमी हला हल मत भरे श्वेत श्याम रत्ना। ये नायिका हीरोइन की केवल आंख का थोड़ा सा जिक्र किया जा रहा है कि अमी हला हल मत भरे श्वेत श्याम रत्ना। जियत मरत जुग जुग परत चित्त चित्तवत इकबाल। कि उसकी आंख जो है, देखिए उसमें सफेद है, तो वो उसकी आंख जो है नायिका की, हीरोइन की, वो अमीर हलाहल मद भरी, वो अमृत से भरी हुई है और शराब से भरी हुई है, अमीर, और विष से भरी हुई है, पॉइजन से भरी, तीनों चीजें। जैसे अमीर हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। जो सफेद है आपका हिस्सा, वो तो अमृत रूप है, और जो काला हिस्सा है वो हलाहल विषरूप है, और बीच में जो गुलाबी है जो हो जाता है वो शराब है। तो इसलिए कि जब भी वो देखती है किसी की तरफ, तो उस आदमी की तीनों हालत हो जाती है कि जियत परत झुक झुकी परत, कि वो जीता भी है, मरता भी है और लड़खड़ाता भी है, तीनों चीजें करता है एक साथ। तो इस तरह की चीजें उस जमाने में लिखी जा रही। एक देखने लायक बात यह होगी कि देखिए पहले वीरगाथा काल था, हीरोइज्म के बारे में लिखा जा रहा था, वहां से परिवर्तन बदलाव आया तो भक्ति डिवोशन का समय आया, डोमिनेंट ट्रेंड। और जब डोमिनेंट ट्रेंड अगला क्या हुआ कि भक्ति में क्या है, अदर वर्ल्डलीनेस ज्यादा था। इस रीति काल में टोटली वर्ल्डलीनेस। तो कैसे हुआ ये बदलाव, किस तरह से होते हैं, ये भी एक गहरे अध्ययन की बात है। इसमें नस्र अब तक लगभग जो है नहीं था, शामिल नहीं था आदव में, ज्यादातर ये सब है। लेकिन 1875 के आसपास, जिसे आधुनिक काल की शुरुआत कहा जा सकता है, वहां से कुछ निबंध और कुछ कहानियां ये जो है नस्र में भी आने लगी। और क्योंकि अब जो है अंग्रेज लोग यहाँ पे आ चुके थे, वो अंग्रेजी शिक्षा और जीवन पद्धति, लाइफ स्टाइल एंड एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें बदलाव आ रहा था, उसका पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा था। उसके दो प्रभाव हुए, एक तो कुछ लोग उसमें शामिल हो गए और एक रिएक्शन भी हुआ। रिएक्शन को फिर अपनी पुनर्जागरण काल, फिर से अपनी पुरानी चीजें याद करने लगे, वो गर्व से बोलो वाली बात, कुछ वो आने लगी। तो इसमें एसिमिलेशन भी हुआ, रिएक्शन भी हुआ, दोनों वाला। लेकिन इस समय तक आते आते आधुनिक हिंदी जिसे कहते हैं वो उत्तर भारत में लगभग स्थापित हो चुकी है। इसको भी कई भागों में बांटा जाता है, इसको आधुनिक काल कहते हैं, लेकिन फिर भी पहला इसका रूप पुनर्जागरण काल। फिर से जो है they were going back to Upanishads and translating those things and saying things. इसी जमाने में मुंशी इंशाअल्लाह खां, ये 1880 के आसपास इनकी कहानी आई, रानी केतकी की कहानी। ये जो है कुछ लोग इसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, लेकिन उसकी भाषा अभी जो है खड़ी बोली आप नहीं मान सकते, बल्कि चैलेंज के रूप में उन्होंने लिखी थी। अपने दोस्त से उनकी बहस हो गई कि कुछ नई तरह की कोई भाषा लिख सकते हैं क्या, जिसमें संस्कृत भी नहीं हो, उर्दू भी नहीं हो, लेकिन अपनापन भी हो। तो उन्होंने कहा मैं लिख के दिखाता हूँ। तो उन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, जो कि बाद में एक मिसाल बन गई, मिसाल। और 1882 में हिंदी का पहला उपन्यास आया जिसका नाम था परीक्षा गुरु। ये लाला श्रीनिवास दास जी का लिखा हुआ था। 1991 में चंद्रकांता, पता नहीं किसी लोगों ने आपने सुना होगा, ये जो है जासूसी तरह के उपन्यास, लेकिन आज के जासूसी तरह के पुराने अयारी वाले जासूसी उपन्यास थी। अयारों की जो है जादूगरी हुआ करती थी, भूतनाथ गुरघंटा टाइप के लोग इसमें बात हुआ करते, और प्रिंसेस, राजकुमार, राजकुमारियाँ। हमें इसने हिंदी को बहुत पॉपुलर बनाया।
बहुत पॉपुलर, लोग बहुत पढ़ते थे। इतनी पॉपुलर हुई कि पहले तो चंद्रकांता आई, फिर उसकी चंद्रकांता संतति सीक्वल एक के बाद एक आता है, चंद्रकांता संतति। तो मुझे हमें भी याद है कि 8वीं 9वीं कक्षा में जब कुछ पढ़ते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे, ऐसी भाषा उनकी थी, ऐसी चीजें थी। लेकिन ये ध्यान की बात है, ध्यान में रखने पर तो उर्दू जो है कोर्ट की भाषा थी उस समय। तो इसकी वजह से कुछ और इसकी वजह से हिंदी को जो प्रशासन का जो बढ़ावा मिलता है अक्सर किसी भाषा को, वो नहीं मिल पा रहा था। तो उस तरह की कुछ अड़चनें थी। तो 1993 में नागरिक प्रचारणी सभा इलाहाबाद में जी 1893 नहीं क्या बोल नहीं तो 1893 में ये नागरी मतलब नागरी जो स्क्रिप्ट है ना, देवनागरी स्क्रिप्ट, उसके उपयोग किया जाए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना हुई। और उस जमाने में 2 गुट हो गए हिंदी वालों के। एक तो थे राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद चाहते थे कि हिंदी देवनागरी में लिखी जाए, लेकिन उसमें अरबी फारसी के शब्द काफी मात्रा में रहने चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि बोलचाल की भाषा है। हो गए तो 8 मिनट बाकी ठीक है। मुझे 40 मिनट जैसे यूँ बताते ना, मैं वही बंद कर नहीं वैसे नहीं जी, क्योंकि बोलते बोलते ठीक है जी। मैं क्या कर रहा था, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद जो है वो उर्दू मिश्रित उर्दू अरबी चाहते थे, और राजा लक्ष्मण सिंह जो है संस्कृत ज़्यादा चाहते थे, देवनागरी भी वही चाहते थे। उसी जमाने में हरिश्चंद्र बाबू हरिश्चंद्र हुए, भारतीय हरिश्चंद्र की आमद हुई हिंदी अदब में। ये जो है अखबार भी निकालते थे, नाटक भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, शायरी भी करते थे, और जलसे भी किया करते थे हिंदी के, बहुत काम करते थे। भारत दो शशानी का बहुत मशहूर नाटक हुआ, और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस आने लगी थी अब, और इनके उसमें आता है। इसके बाद जो है सन 1900 के आसपास के समय को हम कहते हैं प्री छाया। छायावाद एक बहुत महत्वपूर्ण समय माना गया है, रोमांटिसिज्म, जो सन 1920 से 40 तक रहा, बल्कि उससे आगे भी रहा, पीछे भी रहा, लेकिन लगभग तो। लेकिन उससे पहले जो रहा प्री, उसमें मैथिश्रण गुप्त जैसे कवि आए, जिन्होंने साकेत शायद आपने नाम सुना होगा, उर्मिला को उसमें महत्व दिया गया है। लक्ष्मण की जो पत्नी उर्मिला, उनको उन्होंने काफी महत्व दिया है। और उस समय आप देख सकते हैं उनके रामचंद्र जी जैसे कहते हैं कि संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। तो मतलब ये जो आजकल की हिंदी है उसको हम देख सकते हैं। अयोध्या जी उपाध्याय हरिओर जैसे लोग लिख रहे थे, दिवस का अवसान समीप था, गल था कुछ लोग घोचला, दर्शिका पर थी युवराज की गगन कुमुदनी कुलवल्लभ की प्रभा। तो आज की जो है भाषा ये हो गई। चंद्र शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, उसी जमाने में आई, इसमें मशहूर कहानी, 2 कहानियां लिखी, उसी के नाम से वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए। चंद्र शर्मा गुलेरी फिल्म भी बन देखी होगी आप, उसने कहा। उसके बाद हम कह सकते हैं छायावाद, एज ऑफ रोमांटिसिज्म 20 से 40 तक। छायावाद, छाया, शैडो, किसकी शैडो, ये सवाल पूछा जाता है। शैडो इज अगेन सम स्पिरिचुअल कनोटेशंस आते हैं, दैट ऑब्जेक्ट जो अनजानी सी कोई चीज है हमसे, जैसे महादेव वर्मा की एक पंक्ति है, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको कौन। तो वो छाया उसका, लेकिन हालांकि इसको रोमांटिसिज्म जो है ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग था, मजबूत था, लेकिन ये रोमांटिसिज्म की जो है अशरीरी, ये रूहानी, प्लेटोनिक लव टाइप की चीज, उसके बारे में इसमें ज़्यादा कहा गया है। इसमें रेस्पेक्ट, मिस्टिसिज्म भी है, दुख और अवसाद, सौरव भी बहुत है। में नीर भरी दुख की बदली, चल कण हो रज कण में बस, ये एक बादल हूँ, उनका भरा हुआ पानी पर, इस तरह की चीजें हैं।
आध्यात्मिकता और मुक्ति भी है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये लोग इसके कवि थे और बहुत समय तक लिखते रहे। प्रसाद का जो है उर्वशी महाकाव्य, कुछ लोग इसको हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य मानते हैं, एपिक। इसमें जो है भोक्तावाद जो था उससे आगे की स्थिति में आध्यात्मिकता की ओर चलन दिखाया गया है, मुक्ति की ओर, समरसता की ओर, इक्वलिटी की ओर, हार्मोनी की ओर चला गया है। और निराला जी जो है वो छायावाद के बाद भी लिखते रहे और उनकी एक कविता संग्रह का नाम ही था कुकुरमुत्ता, और उसकी एक कविता की पंक्ति है जिसको कहते हैं, अबे सुन रे ओ गुलाब, खाद चूसा तुमने, खून चूसा खाद का तुमने अशिष्ट, उतरा रहा ढाल पर कैपिटलिस्ट। तो गुलाब को वो कैपिटलिस्ट मान रहे हैं। तो इस तरह की कविताएं लिखी गई। और बच्चन जी उसके बाद आए, मधुशाला से आप लोग परिचित होंगे, सन 1936 के आसपास छपी थी। तो उन्होंने मधुशाला, हरवंश राय बच्चन, तो उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद भेद कराते, मेल कराती मधुशाला, ये उनका मानना था। उन्होंने यहाँ तक लिखा है मधुशाला में, मेरे मरने के बाद अगर आप लोग मुझ पर कोई एहसान करना चाहो तो पीने वालों को बुलवा के खुलवा देना। तो इस तरह की चीज उमर खयाम से बहुत प्रभावित थे। बहुत सारी चीजें वो लिखी है समय में। उपन्यास जो है प्रेमचंद इसी जमाने में आए, 1936 के आसपास उनका योगदान छपा। कफन जैसी मशहूर कहानी छपी उसी जमाने में। हालांकि 1907 में उनका सोजे वतन एक कहानी संग्रह उर्दू में छप चुका, उर्दू में लिखा करते थे, बाद में हिंदी में लिखने लगे। जैसे कृष्ण चंद्र और ख्वाजा अहमद अब्बास भी पहले उर्दू में लिखते थे, फिर हिंदी में भी लिखने लगे थे। तो इस तरह से गांधी जी का भी इसी जमाने में सन मेरे ख्याल से 28 में या 32 में गांधी जी के जो ऑल इंडिया कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्से के रूप में अस्पृश्यता उन्मूलन, अनटचेबिलिटी को खत्म करना और हिंदी को बढ़ावा देना, ये भी शामिल कर लिया। तो इसका भी कुछ प्रभाव रहा। 1936 के आसपास पहला अधिवेशन हुआ, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन का पहला सम्मेलन लखनऊ में हुआ, जिसकी जो है सदारत प्रेमचंद ने की। उसी साल उनका देहांत हो गया। तो ये दिस वाज ए टर्निंग पॉइंट। उसके बाद प्रोग्रेसिव मूवमेंट बहुत मजबूत रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। इसने बहुत कविता में बहुत फेरबदल किए और बहुत कवि दिए इसने। गजानन माधव, मुक्तिमोर, धूमिल, नागार्जुन, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह, सर्वश्री दयाल सक्सेना, अरे बाद में भी लिखते रहे लोग, ये बहुत लोग थे। और शमशेर बहादुर सिंह जो हैं, हालांकि तो पक्के साम्यवादी, लेकिन उनकी कविताएं बड़ी वायवी हुआ करती थी, वेरी एथेरियल। चांद निकला बादलों से पूर्णिमा का, गल रहा है आसमान, एक दरिया उमड़ कर पीले गुलाबों का, चूमता है बादलों के झिलमिलाते स्वप्न जैसे पाँव। समझिए क्या समझिए। तो इस तरह की कविताएं भी की जा रही थी। गजानन माधव मुक्तिमोर बहुत बड़े शायर अपने जमाने में हुए। मरने के बाद उनकी दो कविताएं आई, दो कविता संग्रह आए, जब तक जीवित थे एक भी छप पाया। और अंधेरे में उनकी बहुत मशहूर कविता है, और जिसकी कुछ पंक्तियां मैं अगर चीजें कह सकूं कि मुझ पर क्षुब्ध बारूदी धुएं की झार आती है, और ऊपर प्यार आता है कि जो मानना भविष्य युद्ध में रत है जगत की स्याह सब कि वे सब प्रश्न कृत्रिम, और दोस क्वेश्चंस आर आर्टिफिशियल, और उत्तर और भी छलमय, एंड द आंसर्स आर इवन मोर इल्यूजरी। समस्या एक, only one is the question, कि मेरे सब नगरों और ग्रामों में सभी मानव सुखी सुंदर व शोषण मुक्त कब होंगे, कि मैं अपनी अधूरी दीर्घता में उमक का जन्म लेना चाहता हूँ। तो this type of poetry was a wonderful thing। इसी जमाने में नई कहानी का आविर्भाव हुआ, आमद हुई, जिसमें ये हिप्पी मूवमेंट
और अस्तित्ववाद से प्रभावित हुए थे ये लोग। अमेरिकन काउंटर कल्चर का प्रभाव था। एलेन जिन्सबर्ग एंड जेड केरुआक हिंदुस्तान आ चुके थे, उनका भी असर रहा। और कमलेश्वर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, ये राजेंद्र यादव, इन लोगों ने नई कहानी इधर सही बगिए इतिहास नए नए कवि आए। और उस समय एक बात ये कहना चाहूँगा कि बहुत इस जमाने में बहुत एक से एक अच्छी साहित्यिक पत्रिकाएं, लिटरेरी मैगजीन्स, धार्मिक, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, सरिता, ज्ञानोदय, सारिका, बहुत सारे। और हर हिंदी के पत्र में संडे को रविवासरीय परिशिष्ट हुआ करता मैगजीन, वो लिटरेरी हुआ करता था, वो सब अब खत्म हो चुका है रात। तो इस तरह की चीजें हुई। अब हम इतने कह सकते हैं कि सबके बीच में एक नव लिरिकल पोएट्री भी चलती रही, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लिरिकल पोइम्स लिखी लोगों ने। सोम ठाकुर, नई, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय, आसिफ प्रसाद सिंह, इन लोगों ने बहुत ही बाद में जो है उदय प्रकाश, अरुण कमल, मंगलेश डबराल, ये लोग कवि हुए। उनमें से बहुत सारे लोगों से तो मिलने का भी मुझे सौभाग्य हुआ। उनसे ललित निबंध, लिरिकल एसेज, ये भी एक विधा थी, वन ऑफ जनरल लिरिकल एसेज, बहुत खूबसूरत निबंध लिखे हैं। कहानीकार बहुत थे ही। रिपोर्टाज, डायरी भी लिखी गई इस जमाने में 80 के आसपास। उसके बाद 90 के बाद बदलाव काफी आया। एक तो ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके बाद ये जो बाबरी मस्जिद हुआ उसका भी साहित्यकारों पर असर हुआ। और गुड टाइम बाय नेबर के घर शहर में कर्फ्यू का एक उपन्यास आया जो कम्युनल क्लेसेस के बारे में है। और मेरठ में जब PSC का कुछ एक दुर्घटना हुई थी उसके बारे में भी उन्होंने उपन्यास लिखा था। इस तरह से और इधर जो है काशीनाथ सिंह जी का काशी का 80, कोलकाता बाईपास, इस तरह के उपन्यास आए हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि गीतांजलि श्री जो हिंदी की इत्तेफाकन वो उसी जिले से आती है जहाँ से मेरा आना होता है, लेकिन उससे कोई ज्यादा बात करती नहीं। तो उनका उपन्यास रेत समाधि, उसको ऊपर प्राइज मिल चुकी है पहली बार। तो इस तरह की नई नई चीजें भी आ रही। और अब तो हमारे हिंदी के लोग ये फेसबुक और इन चीजों का भी उपयोग कर रहे हैं और मिनिचराइजेशन हो रहा है। मेरे ख्याल से जैसे जैसे दिमाग का मिनिचराइजेशन हो रहा है, दिमाग छोटा हो रहा है, वैसे वैसे विधाएं भी और आतंक भी ऐसा होता जा रहा है। तो एक जद्दोजहद चल रही है और मैं समझता हूँ इसमें से कुछ निकल के आएगा। व्यंग्य भी बहुत था, हरिशंकर परशाई और शरद जोशी जैसे लोगों ने व्यंग्य बहुत अच्छा लिखा। और गजल, हिंदी में गजल बहुत लिखी जाने 70 के आसपास से शुरू हुई। आपने नाम सुना होगा दुष्यंत कुमार, साहिब में धूप का एक था कि जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तले, मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। इस तरह की गजलें बहुत ही सुभान। तो अब तो बहुत बदलाव भी आया है, बहुत विस्तार भी है, विविधता, वैरायटी बहुत है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस वक्त उपन्यास डोमिनेट है, कुछ कहानी चलती है, कविता और नाटक वगैरह पीछे हट गए हैं, लेकिन जद्दोजहद चल रही है। और अदब जो है हमेशा एक कल्चर का और एक कौम का और एक समाज का हिस्सा रहता है। और उसका एक तरह से मिरर भी होता है और उसकी सोच को बदलता भी, दोनों काम करता है। मिरर भी दिखलाता है और उसको बदलता भी, नया दृष्टिकोण देता है। वो काम अदब कर रहा है, वो हिंदी अदब भी कर रहा है और हर अदब को काम करना होता है।
Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.